एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑलरेडी आपके यूपी पीसीएस ये मेंस की डेट को डिक्लेयर किया जा चुका है और इस वक्त हर वो कैंडिडेट जो अपना प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की उम्मीद को रखता है वो बिना वक्त ज़ाया किए अपने मेंस एग्ज़ाम को एक तयशुदा रणनीति के तहत लेकर आगे की ओर बढ़ भी रहा है। और इसी क्रम में आज मैं रवि झा आपके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा और ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब हम इसकी रेलेवेंसी या इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो इसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं जहां एक तरफ वो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इन सभी सेक्शंस को कंबाइंड कर दें तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आपके लिए मेंस के रूप में भी एक सवाल की भूमिका के रूप में नज़र आ सकता है। और इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 9 के अंदर देखने को मिलता है, जो अमूमन बात करता है विटनेसेस की यानी कि साक्ष्यों की। अगर हम इसके पूरे के पूरे प्रावधान को देखते हैं तो इसकी शुरुआत 118 से होती है और ये ख़त्म 134 पर होता है। और अगर हम इन सारे सेक्शंस को मिला दें तो लगभग 12 से 14 सेक्शन का कॉम्बिनेशन आपके सामने एक सवाल के रूप में भी पेश किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस एविडेंस की बात की जा रही है या जिन विटनेसेस की बात की जा रही है आखिर उसकी यहाँ पर क्या रिलेवेंसी है या उसकी यहाँ पर क्या उपयोगिता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर हम जितने भी साक्षी यानी कि गवाहन की बात कर रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रावधान आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 118, 119, 120 और 133 के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब हम साक्षियों के विशेषाधिकार की बात करते हैं यानी कि उनके राइट्स और उनके प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो आमतौर पे इससे संबंधित प्रावधान आपको धारा 121 से लेकर 132 के रूप में नज़र आते हैं। और जब हम गवाहन की साक्ष्य संख्या को लेकर बात करते हैं तो आमतौर पे इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं साक्षियों की सक्षमता को लेके तो आमतौर पे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 118 है वो ये कहता है कि इन द आइज ऑफ द लॉ ऑल पर्सन्स दे आर कॉम्पिटेंट टू बी द पार्ट ऑफ द विटनेसेस, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी अपने पार्ट पे एक कॉम्पिटेंट विटनेस यानी कि एक सक्षम गवाहन हो सकते हैं, बशर्ते दो चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। पहली बात ये कि जो भी प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है वो उस प्रश्न की रूपरेखा को समझ रहे हो और उसका वो जवाब एक युक्ति तरीके से दे रहे हो यानी कि एक रैशनल रीज़न के माध्यम से। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहीं पर भी इस बात को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं डालता है कि हाँ यही व्यक्ति आमतौर पे एक सक्षम साक्षी के रूप में कंसीडर किए जा सकते हैं, अदरवाइज बाकी को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हर वो पर्सन जो इन द आइज ऑफ द लॉ एक कॉम्पिटेंट विटनेस के रूप में पेश किया जा रहा है, सबसे पहली बात दैट पर्सन मस्ट हैव अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन मस्ट हैव टू गिव अ रेशनल आंसर। उसके बाद यहाँ पे जब हम धारा 119 की बात करते हैं तो आमतौर पे ये डीफ एंड डम विटनेसेस की बात करता है और एज वी ऑल नो कि उनके स्टेटमेंट को एज ए ओरल स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है जब वो किसी और माध्यम से अपनी बात को कन्वे करते हैं। इसके बाद जब हम धारा 120 की बात करते हैं तो आमतौर पे ये पर्टिकुलरली बताता है कि जो कार्यवाही होती है अगर हम सिविल की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका क्या प्रोसीजर होता है, जब हम आपराधिक या दंडिक की बात करते हैं तब उसका क्या प्रोसीजर होता है। अगर कोई प्रोसीजर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है देन लेट द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड ऑल द प्रोसीजर्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको दांडिक विधि के अंदर ये देखने को मिलता है कि पति के विरुद्ध उसकी पत्नी एक सक्षम साक्षी हो सकती है और अगर हम बात करते हैं तो पत्नी के विरुद्ध उसका जो पति है वो भी एक सक्षम साक्षी कंसीडर्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि अदरवाइज वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करेंगे और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम
कॉम्पिटेंट विटनेस की बात करते हैं तो भले ही सिविल में दोनों को एक कंसीडर किया जाए, लेकिन अगर दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें और अगर उनके द्वारा किया गया कार्य दूसरे के विरुद्ध है, तब उस परिस्थिति में वो एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 है, ये आमतौर पर बात करता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो गवाह देने के लिए योग्य माना जाता है न्यायालय की नज़रों के सामने। तो आमतौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ये लगता है कि हर वो व्यक्ति जो न्यायालय के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ रहा है, हर वो व्यक्ति जो न्यायालय के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का एक युक्तियुक्तपूर्ण तरीके से उत्तर दे रहा है, आमतौर पे उन सभी व्यक्ति को टेस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसी का जो दूसरा पार्ट है वो ये भी कहता है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक टेंडर एज का है, यानी कि बहुत ही कोमल आयु का है, या बहुत ही वो एक्सट्रीम ओल्ड एज है, यानी कि अत्यधिक बुढ़ापा उसके अंदर है, या वो किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी से ग्रसित है, या अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास कोई और वैलिड रीज़न है, और अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि ये व्यक्ति ना तो हमारे द्वारा पूछे गए सवालों को समझ पा रहा है और ना ही वो इसका उचित तरीके से जवाब दे पा रहा है, तो आमतौर पे हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जब स्क्रूटनाइज किया जाता है या उनके स्टेटमेंट को जब कंसीडर किया जाता है, तो आमतौर पे यहाँ पे ये न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो बहुत ही सोच और विचार के, बहुत ही फिल्टर लगा के उन सारे स्टेटमेंट को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब हम इसके अगले पार्ट पर आते हैं तो आमतौर पे वैसे तो आपके सीआरपीसी और आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रावधान या ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं सेट किया गया है कि हम किसी विटनेस को कब हम कॉम्पिटेंट माने और कब हम ना माने। लेकिन यहाँ पर आपका एक केस है साधु सिंह वर्सेस सूर्य प्रताप सिंह का, और इसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जब किसी बालक के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो हम उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो बालक उन प्रश्नों को समझ पा रहा है तो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर वो उसका युक्ति पूर्ण तरीके से उत्तर दे पा रहा है तो भी हम उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऐसे बालक को शपथ नहीं दिलाई जाती है। ये बात अलग है कि मीनवाइल जब कोर्ट उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है तो उस दौरान कोर्ट को बहुत ही सतर्कता के साथ उन सारी चीज़ों को देखने और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बच्चे के प्रश्न के ऊपर एक और केस लॉ को देखते हैं तो आमतौर पे यहाँ पे एक केस है आपका मोहम्मद सुगल वर्सेस किंग का, और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायालय द्वारा इस मामले की परिस्थितियों में उसके बिना शपथ वाला परिसाक्ष्य ग्राह्य था। इसका मतलब ये है कि वैसे तो परंपरा ये है कि ऑन ओथ ही आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑन ओथ के भी अगर आप किसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी भी सेम वही रिलेवेंसी होती है। उसके बाद जब हम डीफ एंड डम विटनेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें उन व्यक्तियों के बारे में पता चलता है जो किसी केस के अंदर एक साक्ष्य तो है लेकिन वो मौखिक रूप से या किसी शारीरिक या मानसिक वजह से वो अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करा पाते हैं ओरली। तो आमतौर पे वो अलग अलग एक्सप्रेशंस या विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल एजुकेटर वो चीज़ों को रिकॉर्ड कराते हैं। तो आमतौर पे ये वो लोग हैं जिनके स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस कंसीडर्ड किया जाता है। ये बात अलग है कि इसके अंदर आपको धारा 119 में संशोधन देखने को मिला, और जो संशोधन आपका 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हुआ। अब यहाँ पे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं आमतौर पे वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलने में असमर्थ है। इसका मतलब क्या है कि वो लिखकर या संकेत के द्वारा तो दे सकेगा, लेकिन वो जो भी चीज़ें करेगा वो एक खुले न्यायालय में होनी चाहिए। अगर उस दौरान न्यायपालिका को लगता है कि हमें एक स्पेशल एजुकेटर को यहाँ पर अपॉइंट करने की ज़रूरत है तो न्यायपालिका ऐसा भी कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जब कभी भी हम ओरल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो डीफ एंड डम्ब है, तो आमतौर पे वहाँ पे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम स्पेशल एजुकेटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। हमें लगता है किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने की ज़रूरत है तो वो भी हम ले सकते हैं। और आमतौर पे जब ऐसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो उस दौरान परंपरा ये है कि वीडियोग्राफी अवश्य की जाए ताकि आगे चल के कोर्ट किसी भी प्रकार के डायलेमा या कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना रहे।
उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपका ये कॉन्सेप्ट है ये गूंगे और बहरे के ऊपर ही अप्लाई होता है, यानी कि डीफ एंड डम्ब के ऊपर ही अप्लाई होता है। और यूजुअली इनके स्टेटमेंट को जब कभी भी रिकॉर्ड किया जाता है तो वो ओपन कोर्ट में ही किया जाता है और उस दौरान उस पूरी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसके सपोर्ट में आपका एक केस है 2012 का स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह का, जहां पे अगर हमें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट विटनेस है वो स्टेटमेंट को बोलने में असमर्थ है, तो आमतौर पे उसको हम लोग मूक साक्ष्य की श्रेणी के अंतर्गत हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति चाह कर भी नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज आपकी और आती है जिसमें यह कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने मौन रहने की धार्मिक प्रतिज्ञा कर रखी है, मामला उस व्यक्ति के मामले के समान ही माना जाएगा जो बोलने में असमर्थ है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम आपके रिचुअल्स या आपकी कमिटमेंट का सम्मान करते हैं अगर ये आपकी धार्मिक आस्था का एक प्रतीक है, और उसके अगेंस्ट तो हम आपको भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब हम धारा 120 की बात करते हैं तो ये बात करता है एक तरफ सिविल केस के अंदर, दूसरी तरफ ये बात करता है क्रिमिनल केस के अंदर। अगर हम सिविल केस की बात करते हैं तो वहां पर पति पत्नी को एक ही माना जाता है या वो अपने आप में एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। लेकिन जब हम क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करते हैं और अगर हमें ये पता चलता है कि उसकी पत्नी विक्टिम है और अक्यूज्ड या अभियुक्त उसका पति है, तो उसकी पत्नी अपने आप में एक सक्षम साक्षी है अपने पति के खिलाफ गवाही देने के लिए। और अगर पत्नी अभियुक्त है और पति उसका पीड़ित है तो उसका पति भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है इन द आइज ऑफ द लॉ अपनी वाइफ के अगेंस्ट स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम धारा 133 की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब कभी भी हम धारा 133 की बात करते हैं तो ये बात करता है अकम्प्लिश्ड की, दैट इज कॉल्ड आपका सह अपराधी। और जब कभी भी इसको पढ़ा जाता है तो धारा 114 ब का दृष्टांत खा के साथ इसका जिक्र जरूर होता है। एक तरफ तो जो न्यायपालिका है या जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो ये कहता है कि जो अकम्प्लिश है वो अपने को अक्यूज्ड के खिलाफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर्ड किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो 114 बी का जो इलस्ट्रेशन बी है वो ये कहता है कि जो अपने साथी का नहीं हुआ वो इस बात की क्या विश्वसनीयता है कि वो कोर्ट का हो जाएगा। तो आमतौर पे कोर्ट यहाँ पे उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने से मना तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ उसके लिए कोलैबोरेशन का होना नितांत आवश्यक है। और ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और यही बात ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस जी ने डब्ल्यू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में भी कहा था। तो ये आपका एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अगर ये सवाल आपसे पूछा गया तो सवाल का जो प्रारूप होगा वो यही होगा कि कौन साक्षी गवाही देने के लिए सक्षम है, मूक व्यक्ति का साक्ष्य कब सुसंगत होता है। और जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो इन सभी धाराओं का जिक्र करने की आपको जरूरत है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल love and support to the team of Target for IQ.